मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव का जो चरण चल रहा था, लोगों को इंतजार था कि आज जो है कि 4 तारीख का आज मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू हो गई। वही बता दें कि जो बक्से बंद थे उसमें तकदीर जो लोगों की ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की बंद थी उसमें आज खोले जा रहे हैं और उनकी काउंटिंग की जा रही है सुबह 8 बजे से। वही बता दें कि यहाँ की जो वर्तमान प्रत्याशी सांसद अनुप्रिया पटेल स्टार्टिंग चरण में उनकी सीट आगे जा रही थी, फिर कुछ समय बाद जो दूसरा तीसरा चरण चलने लगा, फिर रमेश बिंद का जो रेसिंग घोड़ा है वो रेसिंग घोड़ा एकदम आगे जबरदस्त जाने लगा है। वही बता दें लोगों को बेसब्री से अपना इंतजार है किसी अपना दल पार्टी को कि अपना दल आगे जा रही है और वही सपा प्रत्याशी लोगों के जो कार्यकर्ता उनको भी लग रहा है कि हमारी सरकार आगे जा रही है। अब देखना ये जाएगा 5 बजे तक जो फाइनली रिजल्ट आएगा कि इसका घोड़ा का रेस जो है जो चल रहा है वो कितने तेज आगे बढ़ती है और उनके जो स्वामी होते हैं जैसे कि मिर्जापुर माना जाए तो यहाँ पे जो सांसद अनुप्रिया पटेल है, रमेश बिंद है, किसके सर पे ताज सजेगा। वही बता दें कि अब तक जो परिणाम 7वें चरण का हो चुका है, यहाँ पे बता दें कि अनुप्रिया लगातार इंडिया वॉइस नॉनस्टॉप आप तक ये महाकवरेज पहुंचा रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें एक एक करके आप तक पहुंच रही है। ड्रोन हमारा आपको दिखा रहा है कि आखिरकार कौन आगे कौन पीछे और सियासत के इस दंगल में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो आ रही है मेरठ से, जहां अरुण गोविल इस वक्त एक बार फिर से पीछे चल रहे हैं और लगभग 4000 महज 4000 वोटों से पीछे है, लेकिन है पीछे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और सुनीता वर्मा इस वक्त कांटे की टक्कर उनको दे रही है और ऐसे में सियासत के लिहाज से एक और बड़ा उलटफेर हो सकता है मेरठ के दंगल में। क्या वाकई में मेरठ की सियासी महाभारत अरुण गोविल हार जाएंगे? और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जो तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं, शाम को करीब 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं देश के प्रधानमंत्री। पार्टी कार्यकर्ता अब जुटना शुरू हो चुके हैं बीजेपी कार्यालय, जहां सुबह से ही जश्न मनाने की तैयारी थी, लेकिन रंग में भंग डल गया क्योंकि 290 के आसपास रुझान में सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप आंकड़ा देख सकते हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन 232 से 233 सीटों पर रुझान में इस वक्त आगे चल रहा है, जबकि एनडीए का जिक्र करें तो 294 से 93 सीटें आती हुई एनडीए की दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य हैं, यानी कि वो निर्दलीय चेहरे जो इस वक्त सियासत की पिच पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो लगभग 17 चेहरे हैं। लेकिन बीजेपी का जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है क्योंकि बीजेपी लगभग 239 सीटों पर 239 ये बहुत बड़ा लॉस है बीजेपी के लिए। 239 सीटों पर रुझान में आगे दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस शतक के करीब पहुंच चुकी है, यानी 100 सीटें इस वक्त कांग्रेस की दिखाई दे रही हैं, जिस पर वो बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रही है। जबकि टीडीपी 16 सीटों पर और जेडीयू 14 से 15 सीटों पर रुझान में आगे चल रही है। बदायूं से आदित्य यादव पीछे है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, आदित्य यादव एक बड़ा चेहरा जो कि शिवपाल यादव है, उनके सुपुत्र इस वक्त सियासत की पिच पर पीछे चल रहे हैं। वो तमाम बड़ी खबरें और बड़ी खबरों पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। ऐसे ही ड्रोन आएगा और बताएगा आपको कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है यूपी से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर राजस्थान। हमारे तमाम सहयोगी सुबह से नॉनस्टॉप आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। सीधा रुख करेंगे दिलचस्प पैनल हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गया इस महा कवरेज का। AK मिश्रा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। और साथ ही साथ अनिल गर्ग साहब हमारे साथ हैं, ये भी राजनीतिक विशेषक हैं और अपनी राजनीतिक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ
एडिटर इन चीफ इंडिया वॉइस अचित कुणाल जी भी सुबह से नॉनस्टॉप इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं इनसाइड स्टोरी ये बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि सुबह से तमाम ऐसी ब्रेकिंग यहां से बैठे बैठे अचित जी ने दी हमें, जो बाद में बड़े बड़े चैनल्स ने उस खबर को कवर किया और जबरदस्त सूत्र हैं इनके, और अपने सूत्र के हिसाब से जो खबरें इंडिया वॉइस पर ब्रेक कर रहे हैं वो पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बड़ी खबर, अचित जी पीएम आ रहे हैं लेकिन 7 बजे आ रहे हैं, पहले 8 बजे आते थे अब 7 बजे आ रहे हैं, लेकिन 294 सीटें, क्या संकेत? जी देखिए, रुझान बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आप अगर प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए जी, 2002 से जब से वो मुख्यमंत्री बने गुजरात में, तब से लेकर अब तक कभी भी उन्होंने अल्पमत की सरकार नहीं चलाई, यानी कि मिलीजुली सरकार चलाने का उनका तजुर्बा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर ये एक नया अनुभव होगा जब उनको एक कोalition गवर्नमेंट चलानी होगी। ना तो उन्होंने कभी गुजरात में मुख्यमंत्री के रहते हुए कोalition गवर्नमेंट चलाई जी, और 2 टर्म जो उनका केंद्र में था वहां भी उन्होंने कोalition गवर्नमेंट नहीं चलाई। तो आज का उनका स्पीच भी बहुत देखने वाला होगा कि क्योंकि पूर्ण अपने दम पर तो अभी भाजपा को बहुमत नहीं है, बहुमत से भाजपा इस वक्त काफी पीछे है। लगभग आप समझिए कि जो आंकड़े आ रहे हैं 239 के आसपास, 238 239 है जी, यानी अभी भी 30 32 35 सीटें कम है, कम बहुमत से, यानी कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो बात अलग होती है। अब मिलीजुली सरकार चलानी है। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी इस वक्त एक्टिव हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले मेरी जीतन राम मांझी से बात हुई, उन्होंने बताया कि अमित शाह जी का फोन आया, वो अकेले अपनी पार्टी के सांसद जीते, उन्हें भी अमित शाह फोन कर रहे हैं और इन्वाइट कर रहे हैं दिल्ली आने के लिए। तो आप समझिए जिस तरीके से खबर आई है कि शरद पवार एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने नवीन पटनायक, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों से संपर्क साधा है, उसके बाद बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। और अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही नया अनुभव होगा इस तरीके से अलायंस पॉलिटिक्स का, क्योंकि मैंने जैसे कहा इससे पहले न गुजरात में न केंद्र में उन्हें ये तजुर्बा नहीं है। तो प्रधानमंत्री आ जरूर रहे हैं आज बीजेपी मुख्यालय, और जाहिर तौर पर देखिए एक लैंडमार्क है जरूर कि 10 साल की गवर्नमेंट के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी को झेलते हुए भी 240 सीटें आना ये भी अपने आप में कोई कम बात नहीं है। देखिए जो उनका क्रेडिट है वो बनता है। ये बात अलग है कि बीजेपी ने अपना बेंचमार्क बहुत बड़ा कर दिया था, तिलक जी 400 का उन्होंने नारा दे दिया था, इसीलिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं मोरल डाउन हो सकता है। सेट करने के लिए तो नहीं था ये कि भाई 400 पार हम बोलेंगे कम से कम इतने तो आ ही जाएंगे। देखिए उसमें 2 चीजें हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि एक ये वॉर क्राई होता है, अपने कार्यकर्ताओं को में जोश भरने के लिए एक नारा दिया जाता है, और बीजेपी इसके लिए जानी जाती है। कोई भी चुनाव बीजेपी ने इस देश में, चाहे लोकसभा हो विधानसभा चुनाव हो, एक आंकड़े रखकर भी लड़ते हैं, चाहे वो हारे चाहे जीते। ये बीजेपी का एक अपना पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। उसी का हिस्सा था जब उन्होंने 400 का नारा दिया था। उसके पीछे जो मकसद होता है वो कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने का होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बार वो उल्टा पड़ा जरूर है वो 400 का नारा, और 2 कारणों से। एक तो उनका अपना जो कैडर था वो शिथिल हो गया, कहीं ना कहीं लगता है ऐसा। हालांकि जो एनालिसिस होंगे, डाटा आएंगे तो पता चलेंगे कि कुछ जो वोटिंग परसेंटेज में कमी आई थी, कहीं ना कहीं उनके जो वोटर थे वो कम निकले। कार्यकर्ताओं को ये लग रहा था कि जीत ही रहे हैं तो मेहनत क्यों करनी है। एक तो ये पक्ष हो गया इसका 400 के नारे का। दूसरा पक्ष ये हो गया कि विपक्ष ने इसको बहुत अच्छे से भुनाया ग्राउंड पर, चाहे मैं राजस्थान गया, यूपी गया, हरियाणा गया, यहाँ पर तमाम लोगों, खासतौर पर दलितों में और ओबीसी में एक मैसेज विपक्ष देने में ये कामयाब हो गया था कि 400 का नारा कई सांसदों जो। आशीष जी एक बात और, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम उस पर चर्चा भी कर रहे थे, ये पीके का इंटरव्यू सबसे पहले आपने किया था इस चुनावी मौसम में, और अब उनको एक बार फोन करके पूछेगा वो राजनीतिक भविष्यवाणी जो अपनी करते हैं जी, बहुत ही मतलब आप अब तक तो मैं उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सिग्निफिकेंट थी। मैं एज अ पोलस्टर उनका, चूंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 100% था, मगर ये केवल प्रशांत किशोर ही नहीं, लगभग आपको मैं बताऊं देश के तमाम बड़े मीडिया हाउसेज हों, जितने पोलस्टर्स हैं, जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं सो कॉल्ड, लगभग सब लोग इस चुनाव को भांपने में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूं। जब क्योंकि आप तिलक जी याद करिए, आज से फरवरी मार्च का महीना जब चुनाव शुरू हुआ था, कहीं भी देश में किसी से आप बात कर लीजिए, लोग कहते थे इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड चुनाव, यानी नतीजे पहले से एक्सपेक्टेड है, कोई चुनाव ही नहीं है, कोई लड़ाई ही नहीं है, और वो चुनाव इतने कांटे का हो गया है, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। मुझे याद है जब चुनाव शुरू हुआ था 19 अप्रैल को, पहले फेज की वोटिंग हुई थी, उससे पहले तक किसी को आभास नहीं था कि ये चुनाव इतना होगा। नहीं, ये एके मिश्रा जी हैं, ये एके मिश्रा जी भी अपनी राजनीतिक भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं। इनका भी आकलन लगभग मतलब 90 का स्ट्राइक रेट तो है, 90-95 का। इस बार तो मिश्रा जी आप भी गच्चा खा गए।
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कच्चा नहीं खाया नहीं हूँ। खाया, आपने कहा था 350 पार। अरे मेरी बात तो पहले शुरू तो होने दीजिए। आप मेरे YouTube चैनल पे चावला जी जाते नहीं हो, आपके WhatsApp पे मेरे डेली जितनी चीजें जाती है आपने 350 कहा था आंकड़ा, मैं उसी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ। अभी जो मैंने एक नहीं कई चैनल पे बोला है, मैंने ये बोला है 330 बीजेपी प्लस का 330 प्लस माइनस 15-20। हाँ ठीक है, 330 नहीं आएगा, 310, 315, 320 आएगा। और वो भी किस शर्त पे? एक पैसे मैंने खर्च नहीं किए, मैं कहीं सर्वे करने नहीं गया, किसी से मैंने फोन नहीं किया, किसी से मैं मिला नहीं, ना प्राइमरी या सेकेंडरी मैंने कोई डाटा नहीं लिया। ये सारी एनालिसिस पास्ट रिकॉर्ड डायनामिक्स को देखते हुए, डाटा को देखते हुए नहीं, डायनामिक्स को देखते हुए मैं डाटा को डिराइव करता हूं। अच्छा, आप दूसरी चीज देखिए, आप मेरी एक एक वीडियो उठा के देखिएगा, आप नहीं देखते हो मुझे पता है। मैंने 3 कंडीशंस की हैं, यहां पे चुनौतियां 3 थी। सबसे पहली चुनौती तो ये होती है कि भाई सरकार किसकी बनेगी। बेयर मिनिमम मैंने ये बोला था, वर्स्ट के सिनेरियो में सरकार बीजेपी बनाएगी, पहली चीज। उसके पीछे एक बहुत बड़ा संवैधानिक रीजन है, रिजल्ट कुछ भी आ जाए लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी बनकर उभर रही है ना। यही चीज मैं 3 महीने पहले बोल रहा हूं। तो संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति किसको निमंत्रण देंगी? बीजेपी को देंगी, न कि कांग्रेस को। और 14 दिन, 15 दिन, महीने भर का टाइम मिलेगा। तो अभी दूसरे चरण की जो वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, वो सब तो बाकी है ना। यहाँ पे शरद पवार शायद कुछ कह रहे हैं। शरद पवार इस वक्त लाइव आ चुके हैं, अगर संभव हो सके तो शरद पवार को दिखा पाए। ठीक, अभी कुछ देर में लेंगे शरद पवार लाइव आएंगे तो हम आपको बताएंगे क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन जो खबरें छन के आ रही हैं, खबर यही है कि बैठक में, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे शरद पवार। ये सीधे तौर पर खबर छन के सामने आ रही है। लेकिन पहले मिश्रा जी अपनी बात पूरी करिए, फिर उसके बाद आपके पास आएंगे। देखिए, मेरे कहने का मतलब किसी भी पार्टी के लिए किसी भी चुनाव का पहला क्वेश्चन जो होता है, सरकार कौन बनाएगा, वो क्लियर है। मैंने बोला था बीजेपी बनाएगी, डाटा से अब तक क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर आता है कि जी कितना, 272 जाएगी कि 272 से कम होगी, 272 के ऊपर तो कितना ऊपर, और 400 पार कितना। मैंने हमेशा बोला था कि 400 पार ऊपर भी पॉसिबल है, लेकिन एक बड़े क्रिटिकल कंडीशन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में। और मैं अभी भी बोल रहा हूं चावला जी, ये प्राइमा फेसी नंबर है। एक एक सीट का आप गैप निकालिए कि कितना मार्जिन है, कहीं 1000, 2000, 5000, 10,000 तक का भी अगर गैप है ना, तो अभी तो 7 चरण की जो है काउंटिंग हुई है। आप आने दो 23, 24। तो चलिए आप फिगर बता दीजिए। नहीं, मेरे पास, मैंने आपको बताया, मेरे पास सीट वाइज फिगर नहीं है कि गैप कितना चलेगा। आप घर 330 तक पहुंच जाएगी। नहीं, मेरा अभी भी मानना है कि फाइनल जब आपकी सरकार बनेगी तो बेयर मिनिमम मान के चलिए। इतना कॉन्फिडेंस तो बीजेपी वालों को नहीं है जितना बीजेपी वालों को नहीं है, वो तो घर में बैठे हैं, तभी तो ये दुर्दशा देख रहे हैं। अगर काम किया होता 330 पहुंच जाएंगे। 330 प्लस माइनस 10-15 रखिए, पूरा का पूरा बीजेपी नहीं, पूरा का पूरा इनका मिला करके, इनका जो कुनबा है। एक चीज आप और देखिए, जो आप बेस्ट सिनेरियो देख लीजिए, आज के बाद, आज रिजल्ट आ जाने दीजिए, कल से जो है एक कवायद और शुरू होगी दोनों में, पक्ष विपक्ष दोनों, इंडिया अलायंस और एनडीए में। वो कवायद होगी कि सारे फिगर्स बता रहे हैं कि 22-25 निर्दलीय बहुत आगे चल रहे हैं, वो किधर जाएंगे? वो बटले चुनाव उधर जाएंगे जिधर सरकार बनेगी, वो समर्थन दे देंगे। हाँ, तभी आप 330 सुन लीजिए, इसके बाद एक चरण और होगा चुनाव का, इधर से उधर आना जाना भी लगेगा। पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है। तो जरा इंतजार करिए आप, अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है। जब तक सरकार फाइनल न बन जाए, मेरे हिसाब से चुनाव, वोटिंग, काउंटिंग ये सब चलती रहती है। ठीक, गर्ग साहब, मिश्रा जी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। जो मिश्रा जी कह रहे हैं, अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यही बातें कह रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं करते ये बात, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग तो यही कह रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीज बड़ी मार्केबल है। अगर आप जो अभी जो सामने डेटा देख रहे हैं, जो आपका रुझान है, उसमें एक बात पक्की है कि सबसे बड़ा अभी जो भी अलायंस बन रहा है वो एनडीए ही है, और जो छोटा अलायंस है वो इंडिया ही है। लेकिन एनडीए अलायंस में लोग खुश नहीं हैं और इंडिया अलायंस के लोग बहुत खुश हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि अपेक्षा से ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस को मिली। इंडिया अलायंस ने कभी सोचा नहीं था वो 200 क्रॉस करेंगे, वो अभी 230 के आसपास आप दिखा रहे हैं, तो उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं। और एनडीए अलायंस ने कभी नहीं सोचा था कि वो पीछे रह जाएंगे, उनको लग रहा था हम 350 के आसपास तो पहुंचे हुए हैं। तो उनको उम्मीद से कम मिल रहा है, इंडिया अलायंस को उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। उनके खुश और दुख होने का कारण ये है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो मिश्रा जी कह रहे हैं, ये बात तो ठीक है,
कि सरकार तो एनडीए अलायंस की ही बनने वाली है, प्रधानमंत्री बदलेगा नहीं बदलेगा वो उस पर अभी बात नहीं करेंगे हम, लेकिन ये बात तो ठीक है कि बीजेपी 272 प्लस जाति नहीं दिख रही अकेले अपने दम पे, एनडीए अलायंस तो हर हालत में जाएगा ही नहीं। अशित जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तब, और मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए नरेंद्र मोदी जी को तब, दोनों में जब उनके पास पूर्ण बहुमत था, खुद की शक्ति थी, तब उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन यहां अब आपको जो है कुल मिलाकर अभी तक तो ये दिखाई दे रहा है कि आपको बैसाखियों के सहारे सरकार चलानी पड़ी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं चलाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत अनुभव है ऐसी कोalition की सरकार चलाने का। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट्स वो सारे तो चले गए, इनमें से कोई सक्रिय नहीं। स्टेट्स गवर्नमेंट्स भी बहुत चलाई है, ऐसा नहीं कि नहीं चलाई है, बल्कि अपनी से छोटी पार्टी को आगे करके अभी महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं। एक कमेंट लेकिन उससे पहले शरद पवार कुछ कह रहे हैं, प्लीज जरा प्ले करिएगा। ये गलत चीजें हाईएस्ट पोजीशन देश के निर्माण करते हैं, इन लोगों ने की थी, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मगर हमारा विश्वास था कि आम जनता इस तरह के चलते इस तरह की लाइन, इस तरह का प्रोपेगेंडा इसका स्वीकार करने नहीं करेंगे। और इसका अच्छा जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है अखिलेश जी या उनके बाकी साथी लोगों ने ठीक तरह से दिया, और जो कुछ बातें कही गई इसका स्वीकार जनता ने किया नहीं। ये निर्णय जो आ रहा है इससे साफ होता इससे आगे we have to look for another day after. Then correct fixture income, then we sit in Delhi and discuss with our colleagues, then I will be able to tell what exactly city. अभी आप लोगों की बातचीत हुई है क्या, और आने वाले समय भी आपको लगता है इनसे बात करने के लिए अलायंस पार्टनर में सरकार फॉर्म करना है, तो उनको साथ लेने की जरूरत होगी? बातचीत हुई नहीं, बातचीत करने की उम्मीद है, मेरी बातचीत खाली दो लोगों के साथ हो गई, खड़गे साहब एंड सीताराम येचुरी, और वो अन्य साथियों के साथ बातचीत करेंगे और फिर हमें संदेशा देंगे। ये तो दरकिनार कर रहे हैं, कह रहे हैं ना तो चंद्रबाबू नायडू से बात हुई है और ना ही नीतीश कुमार से बातचीत हुई है, यानी कि खेल अभी यहां से एक और शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ, राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशीष मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएम गर्ग साहब आपके पास, लेकिन सियासत की पिच पर अभी बहुत कुछ घटना बाकी है। आईपीएल चल रहा है, ये 2020 मैच भी है एक किस्म से, लेकिन यहां बीजेपी इस बात को लेकर खुश है कि भाई 290 तक तो पहुंचा आंकड़ा, और इंडिया गठबंधन की 232, एक नैतिक जीत है हमारी। खैर ये सियासत है। राजेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बताए। राजेश जी क्या हो गया, सब ठीक है? सब बढ़िया है तिलक साहब? नहीं कुछ परेशान लग रहे हैं आप। नहीं कोई परेशानी नहीं, हमारी सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। हाँ। तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाने वाले हैं, एनडीए से पूर्ण बहुमत आ रही है। लेकिन वो जोश और जज्बा जो मैं आप में देखता हूं अक्सर, वो आज दिखाई नहीं दे रहा। नहीं जज्बा भी है, और हाँ ये आप मान सकते हैं कि हमारी जो सीटें हैं थोड़ा 19 से कम आई है, लेकिन सरकार तो हमारी थोड़ी कम आई है। हाँ थोड़ी कम है, अभी रुझान में है। अभी देखिए अभी ये जो हम राजेश जी रिजल्ट है, राजेश जी ये जो हम टैली दिखा रहे हैं आप देख सकते हो, तो 294 आपका कांटा अटका हुआ है, इससे 1 घंटा हो गया, ना आगे बढ़ रहा ना पीछे बढ़ रहा है। हम 2 तक पहुंच जाता है, फिर 94-95 आ जाता है। अरे तिलक जी ये बताइए कि हम अकेले जितना अभी आप जितना दिखा रहे हैं, हाँ। आप रुझानों में जितना दिखा रहे हैं 240 के ऊपर, उतना तो पूरा जो है इंडिया गठबंधन नहीं आ रहा है। हाँ। हम अकेले जितना है, और साथियों को मिला लीजिए। जेपी नड्डा के घर पहुंच गए राजनाथ सिंह, एक बड़ी खबर आ रही है, राजनाथ सिंह जो है जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे, इस तरह की खबरें आ रही है। लेकिन दिल्ली में एक बड़ी बैठक बीजेपी के घर में भी होने जा रही है, इसके संकेत मिल रहे हैं, और कुछ ही देर के बाद औपचारिक ऐलान हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री कितने बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 7 से 8 बजे के बीच देश के प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं। राजेश जी अपनी बात पूरी करिए।
भाई वो कांग्रेस जश्न मना रही है जिनके 100 सीट भी नहीं आए। सोचिए जिन्होंने 70 साल तक देश पे शासन किया, हाँ। जो सत्ता में रहे, आज वो नहीं उनकी गारंटी नहीं थी। एक मिनट, ना राजेश जी मेरी बात सुनिए 294 है, कितनी हो जाएंगी? नहीं हम तो 300 के ऊपर, तो आप खुद दिखा रहे हैं हमको। नहीं 294 कितनी पहुंच जाएंगी आपकी सीटें अब? नहीं हम इतनी पहुंच जाएंगे कि आराम से हम जो है कि सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं कितनी पहुंचेंगे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ राजेश जी। तिलक जी देखिए, हम सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ। राजेश जी मेरी बात समझिए, देखिए इन लोगों की कोई गारंटी नहीं थी, आपकी गारंटी थी, मोदी जी की गारंटी। मैं वही गारंटी पूछ रहा हूँ आपसे, जब आपकी गारंटी कहां तक पूरी होगी बताइए? तिलक जी या तो बोलने दीजिए या तो प्रश्न ही करते रहिए। यार नाराज मत होइए आप राजेश जी। आप अरे हम आपसे कर रहे हैं, अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो जवाब भी तो मेरे दीजिए। बता दीजिए, फिगर बता दीजिए। तो मैं वही फिगर बता रहा हूँ आपको। मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये गारंटी ही थी कि 10 साल के बाद भी हमारे साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हमारे साथ प्रो इनकम्बेंसी है, इसीलिए हम हाईटेक लगाने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें 50 सीटों का नुकसान हो रहा है आपको? अरे तिलक जी आप सीटों का नुकसान देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तीसरी बार हमको बड़े बड़े और क्या काम करते हैं। अच्छा, नहीं वो फिर गारंटी का क्या हुआ आपकी 400 पार की गारंटी का क्या हुआ? नहीं गारंटी तो इस बात की है ना कि भाई जो किसान है, महिला है, युवा है, उनके जीवन स्तर को हम कैसे जो है कि और उच्च बना सकते हैं। अरे ये गारंटी नहीं थी। 10 साल जो काम हमने किया है, जनता ने उस काम पे मोहर लगाया है, और आगे हम और कितना काम करेंगे कि 2029 में भी जनता हम पे मोहर लगाए, तो हम उसकी गारंटी दे रहे हैं कि जनता खुशहाल होगी। अभी उसके जीवन स्तर। अच्छा, 10 दिन में ऑपरेशन लोटस से पूरा हो जाएगा आंकड़ा? नहीं कोई ऑपरेशन लोटस नहीं, जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे मोहर लगाया है तिलक जी। ठीक, आशीष जी मेरी आवाज आ रही है आपको? और हम अकेले जितना सीट लेकर के आ रहे हैं उतना पूरा इंडिया गठबंधन सीट लेकर के नहीं आ रही है। एक मिनट आशीष जी, राजेश जी को सुना आपने? वो कह रहे हैं कि ये गजब लोग हैं, हार के भी जश्न मना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आशीष जी कॉल प्लीज। हेलो जी, आवाज आ रही मेरी आपकी? बिल्कुल आ रही है आशीष जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो देखिए आज का ये जो लोकतंत्र का पावन पर्व चल रहा है, इस पे एक बार पुनः जिन सैनिकों ने चुनाव आयोग की लापरवाही से और सरकार की लापरवाही से व्यवस्था में कमी होने के कारण अपने प्राणों की आहुति दी, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और देश की तमाम उस मीडिया को, जिन मीडिया के साथियों ने सबकी दोपहरी में पसीना बहाकर लोगों तक जाकर कवरेज देने का काम किया, और आप सभी की मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। चरण चुंबकों पत्रकारों को छोड़ के अब आते हैं मेन मुद्दे पे। और तिलक भाई आप जानते होंगे कि मेरी और आपकी बात 2 दिन पहले हुई थी जी, जब ये 400 के आंकड़े का ढोल बनाया जा रहा था। उस दिन मैंने कहा था आपको, तिलक भाई मुझे प्लीज आप बुलाइएगा उस शो में। मैं आपको वापस से कहता हूं कि शाम का अगर शो कोई होगा तो मैं निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूं, मैं आपको इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री का नाम भी बताऊंगा, शपथ ग्रहण की तारीख भी बताऊंगा, शपथ ग्रहण की जगह भी बताऊंगा और पास भी दूंगा। अब आज ही आशीष जी? आज ही। और सुनिए, अच्छा, आज ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा? आज ही सब फाइनल हो जाएगा। अब सुनिए, इनके यहाँ के जो धुरंधर केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे अभी तकरीबन हम 10 से 12 सीट अभी और छीनने जा रहे हैं, जिसमें पंकजा मुंडे से लेके राजीव प्रताप रूडी से लेके ऐसे तमाम बड़े नाम हैं। और इस बार आप देखिएगा कि हम जो चुनाव लड़ने के लिए गए थे, अभी हमारे राजेश भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम हमारे काम की गारंटी पे जनता ने मुहर लगाई है। There are several takeaways from this election. The principal takeaways I will just point out, but it is only a trailer. The picture is remaining. I will speak on it in the evening. There are astonishing takeaways. The first of which is that in the midst of so much of absence of resources, 90%, 99% of electoral bonds, funds, resources, all going to the ruling party by legal and illegal means, by wrong means, and we still put up such a performance in the absence of resources. Number 2,
the control over forms of media, the time taken, the proportionate time taken. In the midst of all that, we have still done this remarkable performance, the last of which you have not really seen. Number 3, you have stories. You can't forget the words of the posters, the symbologists, the kind of abusive words used when the eminent people of the ruling party campaigned in Maharashtra, in West Bengal, in Uttar Pradesh. It was the ultimate intersection of arrogance and infallibility. Who is there today to answer? Will the Honorable Prime Minister or the Honorable Home Minister come on the line, come on the camera and answer any of those predictions, claims? And if you have a chest of 56 inches, it should actually stand out now. This is the time to show that you have it. Number 4, I am surprised that you are asking questions and the BJP or the Prime Minister approached Chandrababu Naidu. I thought that arrogance and infallibility meant that you are not meant to approach anyone. You are God's gift to mankind, and therefore how should you approach anybody? Others should approach and bow down to you. So I think, as I said, we are going to do more astonishing figures soon, but at the moment the result is already scripted. Fear is writ large on those who have spread fear all along for the last 10 years, and today the most important worthy of that trust and to serve them well. Add that when the World T20 is going. तो ये राजनीतिक बयान सामने आते हुए अभिषेक मनु सिंह को आप सुन रहे थे। बोलिए आशीष जी, जल्दी अपनी बात रखिए। वो जोड़ तोड़ की राजनीति वाली बात कर रहे थे आशीष जी का। ये सुनिए, जितने लोगों को इन लोगों ने दबा के धमका के रखा था, सबके शाम के पहले ही रिजल्ट पूरे फाइनल होने के पहले बयान आने शुरू होंगे और वापस से सब आपको इंडिया गठबंधन में देखते हुए मिलेंगे। मोदी जी तो काफी समय से नीतीश बाबू को फोन लगा रहे हैं, लेकिन चाचा का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। ये खबर आप कहां से लेकर आए हैं? आप जो हकीकत है वो बता रहा हूं आपको। मतलब दोबारा पलटी मारेंगे वो? देखिए, हमने तो पहले से ही कहा था कि चाचा हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। हाँ। अभी हमारे राजेश बाबू हैं, प्रवक्ता भले भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो मैं निश्चित तौर पर उनका भी सम्मान करता हूं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि खेला होगा, बड़ा खेला होगा। अभी तो वो कुछ और ज्ञान दे रहे थे आपके बड़े नेता। देखिए, मैंने कहा किस हद से देश के प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू को फोन कर रहे हैं? हाँ जी, अभी तो ज्ञान दे रहे थे आपके नेता सर। क्या कह रहे थे? क्यों चंद्रबाबू नायडू को फोन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? हाँ, सीधी सी बात है, जब एक अकेला सब पर भारी जब ऐसा आप सीना ठोक रहे थे, तो वही आपके जो बगल में आपके साथी बैठे थे ना, वो अपने आप पे ये बात सोच रहे थे कि वक्त आने दो, वक्त आने पे जवाब दूंगा मैं। एक अकेला कितने पे भारी है? नहीं तो अभी भी तो आंकड़ा 100 पर ही है आपका साहब। इंडिया गठबंधन 295 सिद्धू मूसेवाला सॉन्ग। हाँ, 295 उनका फिगर तो नहीं बता दिया सर आपने? हमने क्या कहा आपको? 295 इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी जी ने एक मिनट शाइला साहब, एक चीज और बता रहा हूं आपको। मैंने आपको बहुत पहले कहा था अपने डिबेट में, 13 किलो रुपए की चीनी देने वाली स्मृति ईरानी जी को जो राहुल गांधी जी को पूछ रहे थे, राहुल गांधी जी से बहुत बड़ी बात हो गई। वायनाड भी जीत रहे, रायबरेली भी जीत रहे, और अमेठी से भी बोरिया बिस्तर बांध के स्मृति ईरानी को 1 to 4 किए। अच्छा, अगली बार राहुल गांधी जी वहां से लड़ेंगे क्या अमेठी से? इस बार समिति हार जाएगी तो ये हमारा जो पार्टी का निर्णय होगा, राहुल गांधी जी उसको निश्चित तौर पर मानेंगे। खैर, AK मिश्रा कुछ देख करना चाह रहे हैं? AK मिश्रा जल्दी से आज फिर मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, होता क्या है, परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है और सीटों में हेर फेर तो दिख रहा है। आपने बड़ी मेहनत की और 10 साल की मेहनत के बाद आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं, ठीक है, कि इंडी अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी आप बने हैं। आपको कैसे लगता है कि आप सरकार बनाएंगे? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है सर? और संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति महोदया किसको बुलाएंगी? आपको बुलाएंगी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को अगर बुलाती है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अपनी मेजोरिटी वहां पे शो करे। नहीं, अपनी मेजोरिटी ठीक है। पहले ये बताइए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है, BSP है, सपा है, TMC है, कौन सा है? और TMC वाले तो आपके साथ गठबंधन में है नहीं ना। ममता दीदी का भरोसा नहीं, हो सकता है वो मोदी जी को साल उड़ा दे। उन्होंने तो क्लियर कर बोला है कि हमारा इंडिया अलायंस से गठबंधन चाचा पे डोरे डाल रहे हैं आप, कुछ और संभावना राजनीति। ममता दीदी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है।
अदरवाइज वो सीटें देती है आपको, उन्होंने नहीं दिया। 25-30-35 सीट तो उनकी भी आ रही है, 25-30 सीट तो उनकी भी आ रही है। अब भरोसा नहीं, इधर जाए उधर जाए। मैं जवाब दूं अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज हम इंडिया के गठबंधन के साथी एक दूसरे के साथ क्यों खुश है पता है आपको? इसलिए कि हमने लोकतंत्र को पहले से बहाल रखा। किसी को लगा हमारे साथ में अलायंस में अगर है, उसको लगा कि हमको ये जगह पे आपके साथ लड़ना है और यहाँ पे हमको लगता है कि हम सक्षम हैं, हम खुद लड़ना चाहते हैं, तो हमने उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। अच्छा, एक राज्य में एक दूसरे को चोर बोलने की इजाजत है, दूसरे में साधु बोलेंगे। कहीं किसी को कांग्रेस स्थिति में है, वहां पे किसी राज्य में किसी दल पे दबाव डाल रही, वो तो खुद बैकिंग कर रही थी हर राज्य में, बिहार में आरजेडी के सामने, यूपी में एसपी के सामने, वो चीजें हैं आम आदमी पार्टी के सामने। जैसे आप बोल रहे हैं कि चचा कल्टी मार लेंगे, फलाने पार्टी चंद्रशेखर कौन सा नाम बता रहे हैं कि पलटी मार लेंगे, वैसे हो सकता है ममता दीदी भी पलटी मार ले। मिश्रा जी ऐसा किसने कहा? शायद इसका मतलब आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना ही नहीं। फिर से बता दीजिए सर। अभी बता दे रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार एक दूसरे के साथ मिली जुली खुशहाल तरीके से बनेगी और ठीक उसी तरीके से बनेगी। फिर वही है, मैं पूछ रहा हूं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी संविधान के कानून भी होता है ना सर। अगर राष्ट्रपति को निमंत्रण देना हुआ तो प्रथम निमंत्रण किसको मिलेगा? आपके तरफ से कौन सी पार्टी को मिलेगा? ठीक है, मैं इसका जवाब आपको एक राज्य के उदाहरण से देने जा रहा हूं। येदियुरप्पा जी को यह चीज पता था कि कर्नाटक में सरकार उनके पास मेजोरिटी नहीं है, लेकिन वो फ्लोर पर जाके भी दम भर रहे थे विधान भवन के अंदर घुसने के पहले। लेकिन जब उनको पार्टी होना ना होना दूसरी बात है, लार्जेस्ट पार्टी पे बात करिए सर। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है और किसको मिलेगा? चुनाव जीते, रायबरेली से चुनाव जीत गए राहुल गांधी, 4 लाख वोटों से चुनाव जीते, ये एक बहुत बड़ी खबर। रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनाव जीत गए, औपचारिक ऐलान हो चुका है। 4 लाख वोटों से चुनाव जीते, करीब 4 लाख वोटों से। और राहुल गांधी का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ढोल नगाड़ों के साथ, जरा बजाइए ढोल। राजेश जी, एक विधायक के घर में जाके बैठ रहे थे, क्या हाल हुआ? एक मिनट आशीष जी, एक सेकंड। राजेश जी प्लीज स्क्रीन पर। राजेश जी, रायबरेली 4 लाख वोट जीत गए राहुल गांधी। अमेठी में भी बहुत बुरी खबर आ रही है आपके लिए। राजेश जी का प्लीज ऑडियो। राजेश जी वो म्यूट हो रखा है, उसको थोड़ा आज म्यूट मत करिए सर। राजेश जी, राजेश जी को प्लीज दोबारा से कनेक्ट करिएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी चुनाव जीत गए रायबरेली से, एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन एक और बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी का चेहरा यहां से चुनाव जीत गया। उत्कर्ष वर्मा यहां से चुनाव जीत गए लखीमपुर खीरी से, यह बहुत बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आशीष जी, लखीमपुर खीरी उत्कर्ष चुनाव जीत गए। अजय टैरी हार गए। यहीं पर था जहां पर आपको पता होगा काफी हाईलाइटेड हुआ था किसान आंदोलन के समय ये सीट जी। केंद्र में मंत्री थे, मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, और इनके बेटे ने, जब आपको याद होगा किसान आंदोलन जब हो रहा था तो अपनी गाड़ी चढ़ाई थी। उसके बाद से लगातार ये किसान ऑर्गेनाइजेशन से उनके उस पर रहे थे, और इस बार वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। ये सेफ सीट मानी जाती थी लखीमपुर खीरी बीजेपी के लिए उस लिहाज से, मगर ये कह सकते हैं बहुत बड़ा सेटबैक है। और यही नहीं है, मतलब आप देखिए उत्तर प्रदेश में तो तमाम सीटों को देखिए, जिस तरीके से इंडिया अलायंस आगे चल रहा है, तो कई दिग्गज हारेंगे, बड़े बड़े कई विकेट गिरेंगे। लेकिन लगभग आधा दर्जन मंत्री में पड़ा उत्तर प्रदेश में, मोदी सरकार के आधा दर्जन मंत्री पीछे चल रहे थे। महेंद्रनाथ पांडे, संजीव बालियान, तमाम ये अजय टेनी और इस तरह कौशल किशोर तमाम लोग, स्मृति ईरानी, लगभग आधे दर्जन मंत्री हारे, अकेले टेनी नहीं हारे। यानी कि टेनी के लिए जो है इस बार जो उम्मीद वो लगाए बैठे थे, मगर जो प्रकरण है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, किसानों को रोंदने वाला मामला जिस पर विपक्ष ने काफी ज्यादा सवाल उठाए
और अब बड़ी खबर यही आ रही है। लेकिन राजेश जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है कि नहीं आपको? राजेश जी, अगर राहुल गांधी का सवाल नहीं पूछूंगा कोई और पूछ लूंगा। अब आया ऑडियो? नहीं आ रहा, दोबारा कनेक्ट करिए। AK मिश्रा जी, ये बहुत कुछ घट रहा है सियासत में बहुत तेजी से। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो टेनी ओनी जी का जो हारने का आपने बताया है, ये सिद्ध करता है ना कि आपका व्यक्तिगत व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। आप भूषण के बेटे चुनाव जीत रहे हैं, अभी बता रहे हैं करण भूषण। मुझे खत्म करने दीजिए। कंडीशन राजनीति में तो 50 होती है। कौन किस कारण से जीत जाए, कौन किस कारण से हार जाए। मायावती जैसी दिग्गज नेता का शायद मेरे ख्याल से खाता भी नहीं खुला है। हाँ, तो वो भी एक अक्षय यादव जीत गए फिरोजाबाद से, अक्षय यादव जीत गए चुनाव। यादव परिवार के लिए एक और खुशखबरी, और एक बदायूं छोड़कर लगभग बदायूं अभी वहां भी फाइट बहुत क्लोज चल रही है वहां पर, लेकिन करीब 1 लाख वोटों से जीते हैं अक्षय। अभी ये औपचारिक ऐलान हुआ है और ये संकेत बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन के लिए यूपी में 19 से ज्यादा, ये कह सकते हैं AK मिश्रा जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस हिसाब से यूपी में परफॉर्मेंस हो रही है, उस हिसाब से आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और विशेषकर समाजवादी पार्टी के लिए अगर संजीवनी कहीं साबित हो रहा है तो यूपी साबित होगा। फाइनल रिजल्ट आ जाने दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को भी ये पहले पता था, सर्वे था, उसके पीछे भी एक कारण है। जैसे आश्चर्य करने वाले रिजल्ट या फैक्टर्स यूपी में है, ऐसे ही आप ये देखिए उड़ीसा में, जहां पे बीजेपी कभी पैर नहीं जमा पा रही थी, वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं। केरल में 70 साल में जहां पे एक सीट का खाता नहीं खुला, वहां हम सुन रहे हैं 2-3 सीट पे आगे चल रहे हैं। एक सीट पे आगे चल रहे हैं। चंद्रशेखर गोपी है वहां के, चंद्रशेखर तो शायद तिरुवनंतपुरम। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार आज सियासी हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से घूम रहा है। ये लीजिए, डिम्पल यादव भी जीत गई है। डिम्पल यादव जयवीर सिंह से 1,79,000 वोटों से वो चुनाव जीती है। मैनपुरी की सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में आई। मिश्रा जी, जल्दी से आपको बात पूरी करें, फिर घर साहब आपके पास। ये कहीं न कहीं बीजेपी को पता था कि ये है, इसलिए उन्होंने अपना प्लान बी यानी कहां से बैकअप लेना है। मिश्रा जी तो 80 का नारा दे रहे थे, आप कह रहे हैं उनको मालूम था? नहीं, कह रहे थे 80 के 80 जीतेंगे हम। नहीं, ऐसे तो उन्होंने बोला है कि हम 400 में 400 जीतेंगे और 395 इन्होंने बोला हुआ है। सिद्धू मूसेवाला से लेकर के 295 300 इन्होंने बोला हुआ है। 295 का मामला 295 पर एनडीए का अटका हुआ है। नहीं, राहुल जो बोले थे वो वहां पे मुद्दा ये है कि 295 क्या इनके पास कैलकुलेशन के लिए, सर्वे के लिए टीम नहीं थी? इनको रिजल्ट निकला तो इनका सिद्धू मूसेवाला के गाना में अरे हनुमान चालीसा से निकाल लेते या कहीं और से तो समझ में आता। वाह मिश्रा जी, यहाँ पर भी आप नहीं, ये आइडियोलॉजी मैं बता रहा हूँ। इनकी आइडियोलॉजी इतनी कमजोर हो गई कि कितनी सीट आएगी इसका आंसर एक गाना दे रहा है। हाँ, दो भाई सर, आप कभी सोच सकते हो इतना नया प्रयोग पंडित जी? हमने तो प्रयोग देकर लोग पर्चियां निकलवा रहे थे अपने नाम की। वो सट्टा मार्केट पे भी चल रहा था। नहीं, टीवी चैनलों पे वो भी दिखाया कि सट्टा बाजार में कितनी सीटें किसकी है। फलोदी वाला शायद बड़ा हिट हुआ था कि वो कितना दे रहा है। वो तरीके बहुत होते हैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। साइंटिफिक तरीका सर्वे बेस्ड होता है, रिसर्च बेस्ड होता है। मेरे कहने का मतलब देखिए, लब्बो लुआब सब मिला के हर इलेक्शन में पहला ये होता है कि सरकार बने, उसके बाद होता है कितना सरप्लस हो, 400 हो, 500 हो, क्या हो, वो एक डिफरेंट चीज है। यह क्लियर कट लग रहा है। इससे तो अभी तक कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाए कि राष्ट्रपति महोदय संविधान के इस नियम पे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले निमंत्रण दिया जाएगा, इंडिया अलायंस के कौन सी पार्टी को बुलाएंगे ये मुझे बता दें। इंडी नहीं है, इंडिया है। नहीं, इंडी है। इंडी नहीं है, इंडिया हो साहब। अरे आप इंडिया नाम ही नहीं रख सकते हो। अच्छा, नाम नहीं रख सकते। खैर, आप दूसरे मिश्रा जी जवाब देंगे। मिश्रा जी जल्दी से, वो नाराज हो रहे हैं मेरे से। मिश्रा जी नाराज नहीं हो रहा, कानूनन आप ऐसे बहुत सारे संवैधानिक संस्थान, आप जाइए ना कोर्ट जाइए, आप हमें क्या बोलिए, हम कोर्ट जाएंगे, बीजेपी वाले जाए ना कोर्ट। आशीष मिश्रा जी जवाब नहीं, कानून की बात नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग बौखलाए से हैं, लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, अब यहाँ पे तू मैंने करने की जगह पे जो कमियां रही है उसको सुधारने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आप सरकार बना रहे हैं तो कहाँ कमी है? अगर कमी होती तो सरकार थोड़ी बनाते। आप सरकार बना रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं आप सरकार बना रहे हैं ना। मिश्रा साहब सुन लीजिए ना,
आप देखिए, आप तो शायद बखूबी संविधान को बहुत बखूबी जानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति महोदया आपसे और मुझसे पूछ के इन्विटेशन तो देंगी नहीं, वो इन्विटेशन देंगी जो लार्जेस्ट पार्टी होगी अपनी योग्यता के अनुसार जाएगी। किससे? मैडम सोनिया गांधी से, खड़गे जी से किससे पूछेंगी? कि चचा से पूछेंगी, ममता किससे पूछेंगी? मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, बता दीजिए ना कि मोदी जी से पूछेंगी, अमित शाह से, नड्डा से, किससे पूछेंगी? इंडिया गठबंधन के भावी प्रधानमंत्री से पूछा जाए। कौन है? बस आप तो जानते हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, इतना भी विश्लेषण नहीं। मैं ढूंढ रहा हूं सर 10 साल से इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब ही नहीं मिला। आपके टेस्ट कौन है अभी तक नहीं मिला, कल मिल जाए बात दूसरी है। मतलब मानते हो ना मिल जाएगा तो मिल नहीं, संभावनाएं सारी हैं, हो सकता है कल मिल जाए, संभावनाएं हैं। अब कल मिल जाए तो मैं खुदा का शुक्र करूंगा, भगवान का तो नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान का नाम लूंगा तो आप चिढ़ जाओगे, तो खुदा का शुक्र करूंगा मैं। आप सट्टे बाजारों का शुक्र कीजिएगा, सट्टे बाजारों का। भगवान का नाम आप लोग के मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में धर्म की नीतियों को लाने की कोई आवश्यकता नहीं। राजनीति में धर्म नहीं आता है, राजनीति में कौन सा आता भैया? संतों का काम है धर्म का काम करना, राजनेताओं का काम है राजनीति करना। आपके अरविंद केजरीवाल जेल जाने के पहले हनुमान जी की पूजा, जेल से छूटने पे हनुमान जी की पूजा, मंदिर पढ़ने जा रहे हैं, सोनिया दरबार में भागने जा रहे हैं। नहीं नहीं मिश्रा जी, ऐसे व्यक्तिगत नहीं, एक मिनट आप एक मिनट छोड़िए इस बात को। अभी राजेश जी, अब ऑडियो आ रहा है आपको? जी मेरी आवाज आ रही है? जी राजेश जी, मुझे लगा शायद राहुल गांधी का नाम सुन के ऑडियो चला गया। वो राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत गए हैं, बधाई हो आप। मैंने तो तिलक जी, हम तो बधाई देते हैं, जो भी चुनाव जीत रहा है उसको हम बधाई दे रहे हैं। नहीं, 4 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं वो लगभग। अरे भाई हम बधाई दे रहे हैं तिलक जी, 4 लाख। एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाइए राहुल गांधी वाली जरा राजेश जी को। राहुल गांधी 4 लाख वोटों से चुनाव जीत गए। राजेश जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे, मनोज पांडे क्या बैठे जी, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंडिया गठबंधन के लोग ये छाती पीट रहे थे ईवीएम, ये कैसे रंग बदलते हैं? अभी कल तक ये क्या कर रहे थे? राजेश जी, राजेश जी उस पर आएंगे। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, रायबरेली अमेठी जो आपने पूछ का सवाल बना लिया था, रायबरेली कांग्रेस जीत गई है और अमेठी भी कांग्रेस जीत रही है। मैं ये कह रहा हूँ वहां भी आपके लिए खुशखबरी नहीं है? स्मृति ईरानी भी तिलक जी मुझको जवाब देने देंगे तब तो देंगे भाई, जवाब देने दीजिए तब तो दें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो ये मानेंगे ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र को स्वस्थ तरीके से रखा हुआ है। ये स्वस्थ लोकतंत्र है, मतलब स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ चुनाव हो रहा है। अब तो कोई छाती नहीं पीट रहा है ईवीएम का, अब तो लग रहा है ना कि बिल्कुल चुनाव हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। अरे नहीं, राहुल गांधी की बात करो, आप सवाल बना रहे हैं। अरे नहीं, घुमा कर रहे हैं राहुल गांधी, इसीलिए राहुल गांधी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वो 4 लाख वोटों से चुनाव जीत गए। अरे तिलक जी मैं कह रहा हूँ कि जीत कैसे गए? ईवीएम से तो जीते, ईवीएम सही है ना कि गड़बड़ का ईवीएम? वहां के लोकतंत्र है ना भारत में? नहीं तो रायबरेली की जनता ने बीजेपी को वोट किया। अरे भाई आपने प्रश्न किया क्या हमारे मित्र आशीष जी से? आपको प्रश्न करना चाहिए कि आप तो सत्ता में आ रहे हैं तो सवाल आप ही से पूछूंगा ना। तिलक लोग तो अभी राहुल गांधी को हराकर भेजेंगे मुझको मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन इस बात की खुशी है कि चलिए भारत का लोकतंत्र स्वस्थ है और सही लोकतंत्र में चुनाव हुआ है। अच्छा, ये टहनी चुनाव हार गए भारत में, ये लखीमपुर में टहनी चुनाव हार गए। और अभी क्या कर रहे थे विपक्ष के लोग? राजेश जी टहनी का चुनाव हार गए, बता दीजिए। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तो ये क्या था? राजेश मानते हैं कि ईवीएम की जीत हुई है? ईवीएम की जीत हुई है कि नहीं तिलक जी बताइए? राजेश जी, लोकतंत्र की जीत है साहब, ना आपकी है ना कांग्रेस की। जिंदा है कि नहीं? ना तो लोकतंत्र में जिंदा रहेगा सर, आप और मैं नहीं रहेगा। एक बात बताइए, पूछे ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टहनी साहब चुनाव हार गए, पता चला आपको? टहनी साहब चुनाव हार गए। तिलक जी मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये लोकतंत्र की जीत है, ये ईवीएम की जीत है।
भारत में स्वच्छ लोकतंत्र है। आपको कोई नहीं, जल्दी से आशीष जी, आप फिर आशीष जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चावला साहब देखिए, हमारे राजेश भाई से आपने प्रश्न पूछा, ये बार बार यहाँ वहाँ गोल मटोल घुमा रहे थे, लेकिन हम कांग्रेस वाले हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते नहीं, हम जवाब देने से भागते नहीं, तो जवाब ले लो। ईवीएम के रोने की बात कर रहे थे, तो मैं अभी इसका जवाब इससे है कि आप उस ईवीएम की बात कर रहे हो जो हमने 2 दिन पहले आपने माहौल बनाने की शुरुआत की थी, जो आंकड़े लाके दिखाए थे। हमने कहा था 2004-2024 में फिर दोहराया जाएगा। अभी जो बात कर रहे थे और चुनाव में छोड़ के मुजरे तक आ गए, हमने कहा छोड़िए ना आशीष जी, वो ये पूछ रहे हैं अनिल गर्ग साहब, वो 150 डीएम कौन थे जिनको फोन किया था अमित शाह जी ने, वो कह रहे हैं नाम बता दीजिए जरा। चुनाव आयोग को हम आने वाले समय में बहुत जल्दी हर एक चीजों का डिटेल देने वाले हैं। नहीं, वो 150 डीएम की लिस्ट बता दीजिए ना, कौन थे, 2-4 के नाम बता दीजिए। आशीष जी ये बताओ, आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हो? तो आपके खुद बयान भी देंगे, बहुमत में आ रहा है एनडीए आएंगे। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, एनडीए अलायंस बहुमत में आ रहा है, 295 के आसपास रुझान में है, आप 230 पे अटके हो और फिर भी बहुत खुश हो कि आप सरकार बना रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री कल पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा भाई? बता रहा हूँ, गर्ग साहब अपनी खुली आंखों से देखते रहिएगा। हाँ, खुली आंखों से देख रहा हूँ भाई, इतना ही है आप इसलिए क्योंकि आपको उम्मीद से ज्यादा मिला है और एनडी को एनडीए अलायंस को उम्मीद से कम मिला है, यही तो एक फर्क है ना। आपको खुद ही सुनने को मिल जाएंगे भाई। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कौन सा तरीका है, मुझे भी तो समझ में आए, ये कौन सा तरीका है कि आप बहुमत से इतना पीछे रहने के बाद भी इंडिया अलायंस सरकार बना लेगा और एनडी अलायंस बहुमत में रहने के बाद भी सरकार नहीं बना पाएगा? कितना पीछे है? हाँ, कितना पीछे है आप खुद देखिए। 272 तो नहीं आया ना अभी आपका, इंडिया अलायंस का 272 आया नहीं, एनडी अलायंस का 296-295 आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, एनडी अलायंस सरकार बनाएगा कि आप बनाएंगे? आ रहा है, जब आएगा तब देखा जाएगा ना। आपको लगता है कि अभी तक तो रुझान गलत है? भविष्यवाणी कर दी आशीष जी, मुझे ये बताइए, आपको लगता है अभी तक के रुझान गलत है? ये भविष्यवाणी कर रहे थे और मुझे एक बात बताइए, ये रुझान गलत है क्या? ये रुझान गलत है क्या? जो अभी तक के रुझान है वो गलत है? एक मिनट धरे रह जाएंगे। अब राजनीतिक में से बात करते हैं। एक मिनट आशीष जी, आपने शुरू से सुबह से एक बात कही थी, आपने कहा था कि यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जी, ये 3 राज्य महत्वपूर्ण होंगे किसी की हार और जीत के लिए जी। अब स्थिति क्या दिखाई दे रही है आपको? एकदम देखिए, 3 यही बड़े राज्य हैं जो मिलकर 170 के आसपास सीटें कंट्रीब्यूट करते हैं जी। और तीनों ही राज्यों में बीजेपी को एक तरीके से कहिए सेटबैक है, तीनों में ही वो पीछे है। आप देखिए, महाराष्ट्र में 48 में से 28 सीटें इंडिया अलायंस के पास है। वेस्ट बंगाल में भी ये एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी अच्छा करेगी, मगर बीजेपी 2019 के भी जो आंकड़े उसको टच नहीं कर पा रही है। 13 लगभग 5-6 सीटों का वहां भी नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो खैर एक सब्सटेंशियल लॉस है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी को एक सेटबैक है, मगर जैसा मैंने कहा, सरकार कौन बनाएगा नहीं बनाएगा ये अब मुझे लग रहा है बहुत ही रेलिवेंट चीजें हैं, चूंकि 296 आंकड़े के साथ कोई और सरकार बना लेगा ये पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग अब ये है कि प्रधानमंत्री यहां से, चूंकि देखिए जो बीजेपी की एक्सपेक्टेशन थी, जो बीजेपी जैसा प्रधानमंत्री का वर्किंग स्टाइल है, वो रोड मैप लेकर चलते हैं। उन्होंने आगे 1-2 साल का रोड मैप बीजेपी बना के चलती है। ऐसे में जो आंकड़े आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चूंकि अपना खुद का बहुमत बीजेपी का नहीं है, बहुमत से बीजेपी दूर है, अब एक कोalition गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी और अमित शाह कैसे चलाएंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। क्योंकि देखिए, आप पिछले दो सरकारों को चलाई है, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं था। अभी साहब बता रहे थे कि वाजपेयी जी के समय हमारे सभी कार्यकर्ताओं की आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन को देश की जनता ने बहुमत देकर फिर सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के तहत जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर
ये चुनाव का प्रचार अभियान हमारा अनेक सवालों के बारे में मुझे भी आपके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे देश के अंदर रोने की जिम्मेदारी ली। आप सबके सहयोग से जन में पहुंचाने का काम हमारे हमारे राज्य के नेतृत्व में आज हमें जो संक्रांत मिली है, इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं को हमारे अजय मनोहर का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक जीत हमको यहाँ मिली है। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को जिन्होंने लगातार गति देने का काम किया और बहुत सामने में आकर लगातार योजनाओं को अंजाम देने का काम किया, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता और पूरे चुनाव प्रबंधन में जिन्होंने हर एक कार्यकर्ता की चिंता करी। ऐसे तो यहां बीजेपी के घर में जश्न शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सुन रहे थे आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, यहां कांग्रेसी कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे और वहां बीजेपी जश्न मना रही है। आशीष जी अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, उत्तराखंड में जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री को क्रेडिट जाता है, 5 की 5 सीटें उन्होंने ऐसे समय में, जब बगल वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतना नुकसान हो रहा है, ऐसे में उन्होंने उत्तराखंड में अपने राज्य को संभाल लिया, तो जाहिर तौर पर वो खुशी आपको उनके चेहरे पर देखने को मिल रही थी। बहुत ही मुझे लग रहा है इस चुनाव को अगर आप एनालाइज कीजिएगा, हर स्टेट में कह सकते हैं कि मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर था, मगर हर राज्य का अपना चुनाव हुआ है। जैसा मैं आपको बता रहा था, आप देखिए उत्तर प्रदेश में और बिहार में कितना फर्क है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो कमाल किया वो तेजस्वी यादव वहां नहीं कर पाया, केवल 4 सीटों पर 3-4 सीटों पर वो आ गए हैं। जबकि एक तरह से मानी जाती है उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति एक जैसी है, वहां भी यादव एमवाई फैक्टर काम करता है, यहाँ भी एमवाई फैक्टर काम करता है। मगर जिस तरीके से यूपी में अखिलेश यादव ने यहाँ पर गणित बिठाया, तेजस्वी सफल नहीं हो पाया। इसी तरीके से बीजेपी में देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश बीजेपी ने 6 महीने पहले जीता था। दोनों राज्यों में बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट करके नए मुख्यमंत्री डाले, भजनलाल शर्मा को राजस्थान बैठाया और वहां पर यादव जी को बैठाया। और आप देखिए दोनों ही राज्यों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया लोकसभा चुनाव में। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी लगभग स्वीप कर गई है, वहीं राजस्थान में लगभग 10 से 11 सीटों का बीजेपी को नुकसान हुआ। लार्जली अगर आप पिक्चर देखिएगा तो पूरा जो चुनाव रहा है 2014 और 19 की तरह, 14 का चुनाव एक परिवर्तन का चुनाव था, 2019 का चुनाव बालाकोट के बैकग्राउंड में था जिसमें एक नेशनलिस्ट मूड था। ये जो चुनाव हुआ है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पूरी तरीके से स्टेट सेंट्रिक इलेक्शन होके रह गए। बिहार में आप इस बात से जो आशीष जी कह रहे हैं, देखिए ये बात एकदम सही है। मैंने कई बार भी बोला था पहले कि ठीक है ये नेशनल इलेक्शन है, लेकिन जिस हिसाब से वोटिंग हो रही थी ना, अब बंगाल में हर बार 70% से ऊपर हुई, कई जगह 28%, उड़ीसा में देखिए 28%, 30% के आसपास, कहीं बहुत पुअर वोटिंग हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है। तो ये बताता था कि सेक्टोरल नेता या सेक्टोरल मुद्दे भी, जैसे स्टेट का इलेक्शन होता है, वो डायनामिक्स यहाँ पे काम कर रहा है। इसीलिए रिजल्ट भी बड़े ऊट-पटांग के आ रहे हैं। किसी जगह एक पार्टी सेम मुद्दों पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वही दूसरी जगह जो है आप देखेंगे कि वही पार्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही बताइए कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा लगा जहां ये पूरा का पूरा चुनाव ही पलट गया एक किस्म से? उत्तर प्रदेश में जो देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशली जातिगत जो समीकरण होते हैं धर्म और जाति पे, ये बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करता है। और दूसरी एक चीज मैं और आपको बताऊं कि पार्टियों के अंदर की जो सिचुएशन होती है, मंथन तो इस वक्त सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर हो रहा होगा, चिंतन हो रहा होगा कि भाई आखिर ऐसा क्यों आया। जहां कहीं सामंजस्य नहीं बैठ पाया वहां परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाई, जब सामंजस्य बैठा रहता है टॉप टू बॉटम वहां परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। और अब की बार इन्होंने जो अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने जो समीकरण साधा, उनके जो भी समीकरण रहे हैं, जैसे कि वो उनका एक ही फार्मूला रहता है, सिंपल माई फार्मूला। अब की बार राहुल गांधी ने सेम टू सेम डिक्टो काम किया, आप ही कह रहे हो एम फैक्टर काम किया। और समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी के लिए एम फैक्टर जो है बिहार में क्यों नहीं चल पाया? वहां वाई फैक्टर नहीं चला, इसलिए नहीं चला, एम वाई है ना, हो सकता है वाई फैक्टर उतना, वाई फैक्टर मतलब
वाई फैक्टर मतलब इस तरीके के जितने भी लोग जाता हूं, केवल मुस्लिम के वोटों से ही अगर चुनाव जीता जाता तो 2019 में सपा और बसपा साथ लड़ रहे थे। वैसे में उस समय भी पोलराइजेशन मुस्लिम वोटों का हुआ था, ऐसा नहीं है कि कोई डिवीजन हुआ था। इस बार तो बसपा अलग थी, बिल्कुल, तो इस बार तो मुस्लिम वोटों के बटने के चांसेस ज्यादा थे। नहीं, वाई प्लस अलग हो गया ना, वाई प्लस की पिछली बार भी यादव और मुस्लिम वोट सपा के 19 में भी मिला था, इस बार भी मिला। इस बार जो बदलाव हुआ है मैं आपको बताऊं 2-3 चीजें। एक तो समाजवादी पार्टी ने टिकट में अति पिछड़ों को, खासतौर पर आप देखिए बड़ी संख्या में शाक्य, बिंद, वर्मा जो कुर्मी होते हैं, तमाम जो जातियां, ये जो ईबीसी बोलते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, यानी नॉन यादव जो है, जैसे फर्रुखाबाद सीट देखिए, बीजेपी की सीट थी, वहां नवल किशोर शाक्य लड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ये तमाम ऐसी सीटें थी। लखीमपुर खीरी आप देखिए क्यों हारे, वहां पर उन्होंने कुर्मी लड़ा है, वहां बड़ी संख्या में कुर्मी है जो बीजेपी का वोटर माना जाता है। तो एक तो फैक्टर यह था कि जातीय समीकरण को साधा गया है। एमवाई से बाहर निकलकर इस बार अखिलेश यादव ने बड़ी संख्या में नॉन यादव ईबीसी परिवार को ही टिकट दिया, फिर इसके अलावा किसी को नहीं। देखिए, एक कारण यह था। दूसरा जो मैं बताऊं उत्तर प्रदेश का कारण था, जैसा हम सुबह ही बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को समझने में चूक कर गई कि केवल मोदी नाम पर ही अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक बहुत बड़ा मैसेज है इलेक्शन का। अभी भी तो मोदी के नाम पर ही चुनाव, जितने सीट आए उन्हीं के नाम पर आए हैं, और जो बाकी सीटें हारे उसमें फैक्टर यह है कि अब लोग सांसदों से भी एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये नहीं हो सकता, अब जैसा हम तमाम क्षेत्रों में गए, लोग ये कहते थे कि ठीक है मोदी जी हैं, मगर ये सांसद जो है वो उतने सफल नहीं है, अधिकते नहीं है, केवल मोदी जी के नाम पर वोट लेते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे में एक एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही थी कैंडिडेट्स के खिलाफ। एक तो ये बहुत बड़ा इशू था, और जहां कैंडिडेट बदले भी गए वहां पर एक तरीके से थोपा गया था कैंडिडेट जिसका विरोध हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कैंडिडेट सिलेक्शन या ओवर कॉन्फिडेंस जो बीजेपी का था, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जल्दी से फिर मैं है क्या अब की बार समाजवादी पार्टी का ये है ना कि जितनी और पिछड़ी जातियां हैं वाई प्लस, वो उनके साथ चली गई जो कभी बीजेपी के साथ होती थी, बीजेपी ने साधा था। एक और चीज है, देखिए आप किसी नए चेहरे को ले आ दीजिए, एक चेहरा जो होता है, एक जो लोकल कैंडिडेट होता है, वो दिन भर वहां भागता रहता है, उसकी मेहनत, उसकी भी अपनी पहचान और काबिलियत होती है। शायद बीजेपी को ये लगा कि भाई जो हमारे नेशनल मुद्दे हैं उसी मुद्दे के दम पे, जैसा पहले होता था कि किसी को भी खड़ा कर दो हम जीत जाएंगे, तो वो फैक्टर वहां पे नहीं हुआ। ऐसे लोकल कैंडिडेट या जो पुराने कैंडिडेट है, इस तरह के कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है। बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार में आरजेडी की परफॉर्मेंस में जेडीयू की परफॉर्मेंस मिली रहती थी। जब इन दोनों का अलायंस रहता था तब आप देखिए बीजेपी नहीं जीत पाती थी। जेडीयू के चचा जब से अलग हुए हैं तो मतलब पूरा ओबीसी का तो एक मेजर चंक अलग हो गया ना आरजेडी से। नहीं, ये गर्ग साहब, आपका क्या आकलन है, क्या क्यों यूपी में ये स्थिति? अगर 2 शब्दों में बयान करें जी, अति आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी का और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, क्योंकि सबसे ज्यादा सिटिंग एमपीज को रिपीट किया गया, 50 से ज्यादा एमपीज को रिपीट कर दिया गया उत्तर प्रदेश में, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। ये 2 शब्द मेरे को ऐसा लगता है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में ये हल हुआ है। दूसरी अब छोटी छोटी बातें तो अलग बहुत सारी हैं, मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा था। अब मोदी फैक्टर का मतलब ये तो नहीं कि मोदी जी ने कह दिया सब जगह मैं लड़ रहा हूँ तो वही लड़ रहे, अगर ऐसे वही थे ना, वही बात है। यही मैं कह रहा हूँ कि मोदी फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन कैंडिडेट का सिलेक्शन तो एक है रहेगा ना। आपके पास 10 साल से कोई एक सांसद है, जनता उससे खुश नहीं है, आपने तीसरी बार उसको टिकट दे दिया और मोदी फैक्टर ये कह दिए आप मुझे जिता दीजिए, ये नहीं, तो जनता ने देखा 10 साल, तो इसलिए आप देखिए ना दिल्ली में उन्होंने 7 में से 6 लोग बदल दिए। अगर नहीं बदले तो हो सकता है ये फैक्टर आपको दिल्ली में भी देखने को मिल जाता। दिल्ली में अब उनकी अपनी इच्छा है, तभी तो मैं कह रहा हूं टिकटों का जो वितरण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं गलती है। अब हरियाणा में आप 5 सीटें हार रहे हैं, वो क्यों हारे? क्योंकि वहां भी टिकटों का वितरण आपका गलत हुआ है। देखिए, जहां पे आप अति आत्मविश्वास में ये कह के चले जाएंगे कि चुनाव मोदी लड़ रहा है, हम किसी को भी टिकट दे देंगे और वो जीत जाएगा, यही गलती हुई है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 10 साल बाद आ सकता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो मैं अभी मेरे कांग्रेसी साथी से कह रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको इसका मतलब अपेक्षा भी थी। अभी भी वो हार रहे हैं चुनाव, अभी वो चुनाव जीत नहीं रहे हैं और वो रुझानों को मानते नहीं। वो कहते नहीं रुझान गलता, अगर रुझानों को नहीं मानते तो फिर बीजेपी भी नहीं मानेगी। बीजेपी कहेगी हम तो आ रहे हैं 400 के आसपास। देखिए, मैं मानता हूं कि रिजल्ट आने वाले इन रुझानों के आसपास ही आने वाले, 10-15 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी। लेकिन क्या राहुल और अखिलेश की जोड़ी का कुछ कमाल है कि नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ ये एंटी इनकम्बेंसी देखेंगे? नहीं, राहुल और अखिलेश की जोड़ी अगर कमाल हुआ होता 2017 में भी हो गया होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। हाँ, एसपी की मेहनत जरूर है और एसपी ने और थोड़ी मेहनत की होती है, हो सकता है नतीजे और अच्छे होते, लेकिन इसमें राहुल गांधी का अगर